Hello everyone, welcome to my channel. Let's enjoy commerce. It's me RC again, your commerce mentor. और आज का फिर से हमारा वही टॉपिक होगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट के दो वीडियोस हमारी सेम टॉपिक पर थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा पार्ट 3 है ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होगा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, ट्रेड इट मीन्स कि हम एक्सचेंज कर रहे होंगे। मतलब जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम सेल कर रहे होंगे, और इन फ्यूचर क्योंकि रिसीवेबल है इट मीन्स कि हम इसको क्रेडिट पर सेल्स कर रहे होंगे, या जो भी सर्विसेज हैं हम उनको क्रेडिट पे रेंडर कर रहे होंगे, एंड देन उसके बाद ये हमें फ्यूचर में रिसीव हो रहे होंगे। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड रिसीवेबल टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, विच इज डेटर्स एंड सेकेंड इज हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल एग्जैक्टली क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स आर दोज पर्सन और फर्म्स to whom either goods have been sold on credit or services rendered on credit basis and the payment will be received in future। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे वो पर्सन या फर्म्स होते हैं जिनको हमने गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पर दी होगी और जिनका पेमेंट हमें रिसीव होता है फ्यूचर में। और ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं एज पर सेक्शन एज पर स्केड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला है हमारा डेटर्स और दूसरा है हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर सेल किया होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज रेंडर की होती है क्रेडिट बेसिस पर, और इनका पेमेंट ये डेटर्स किसी भी टाइम विद इन 1 ईयर ये हमें कर सकते हैं। तो ये डेटर्स क्योंकि हमें फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए करंट एसेट का भी काम करते हैं, क्योंकि हम इसे किसी भी टाइम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो हमारे एसेट होते हैं ये हमारे करंट एसेट होते हैं। तो डेटर्स आर दोज पर्सन और फर्म to whom either goods or services have been sold
ऑन क्रेडिट बेसिस। और ये हमारे करंट एसेट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए करंट एसेट का ये काम करते हैं। नाउ कम टू द बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा वो करंट एसेट होता है जहां पर हम क्रेडिट पर सेल तो करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, बट यहाँ पर जो भी सेलर होता है वो सामने वाली पार्टी से जिनको उन्होंने क्रेडिट पर सेल किया होगा, इट मीन्स की परचेजर, उनसे वो कोई एक्सेप्टेंस लेते हैं कि इस स्पेसिफिक डेट को वो पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस अमाउंट को रिसीव करने का, जिसको हम बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। ये भी हमारे करंट एसेट का काम करेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड पीरियड पे रिसीव करके हम उसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे करंट एसेट में कंसिडर किया जाता है। तो बिल्स रिसीवेबल आर दोज इंस्ट्रूमेंट which is drawn by the seller on the purchaser on credit sales। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे सेलर के थ्रू ड्रॉ किया जाता है हमारे परचेजर पर, और ये तब होगा जब वो क्रेडिट सेल कर रहा होगा उस परचेजर को, तभी ये हमारा बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया जाता है। और ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि सेलर ने ये एक्सेप्ट करवाया है सामने वाले से कि वो 3 मंथ के बाद वो पेमेंट कर देगा टू द सेलर, तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसे 3 मंथ के बाद पेमेंट करना ही करना है। तो ये हमारा था ट्रेड रिसीवेबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल भी जैसा कि हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम एक्सचेंज कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। तो ऑब्वियस है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज इस बार परचेज कर रहे होंगे जिनकी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। तो यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम परचेज कर रहे होंगे वो क्रेडिट बेसिस पर कर रहे होंगे। एंड सेम एज पर स्केड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्रेडिटर एंड सेकंड इज ट्रेड पेबल। तो सबसे पहले ट्रेड पेबल्स एग्जैक्टली क्या होता है। ट्रेड पेबल आर दोज पर्सन और फर्म्स from whom we either purchase goods or procured services on credit, and we will pay the amount in
फ्यूचर। तो ट्रेड पेबल्स हमारे वो पर्सन या फर्म्स होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज परचेज किया होगा एंड जिनका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। एंड सेम एज पर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्रेडिटर एंड सेकेंड इज बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने गुड्स या तो परचेज किया होगा क्रेडिट पर या तो हमने सर्विसेज प्रोक्योर किया होगा क्रेडिट पर, बट इसकी जो पेमेंट होगी वो विद इन 1 ईयर हम कभी भी कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज का काम करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए डेट्स होंगे और इनका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। इट मीन्स विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन और firms from whom we purchased goods or services on credit। तो क्रेडिटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं या फर्म्स होते हैं जिनसे हमने गुड्स या सर्विसेज परचेज किया होगा ऑन क्रेडिट और इसका पेमेंट हम विद इन 1 ईयर कभी भी कर सकते हैं। इट मीन्स कैश में इसका पेमेंट हम कर सकते हैं। कैश में क्या मतलब हम किसी भी फॉर्म में इसका पेमेंट कर सकते हैं बट वो हमारे विद इन 1 ईयर में होगा। दैट्स वाई ये हमारा करंट लाइबिलिटीज में कंसिडर किया जाता है। नाउ कम टू द बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हमारे बिल्स रिसीवेबल के जैसा ही है। यहाँ पर हम रिसीव नहीं करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। मतलब जिनसे भी हमने क्रेडिट पर जो भी चीजें परचेज की होगी वो हमसे हमारा एक्सेप्टेंस ले लेते कि विद इन दीज मंथ्स हम उनको ये अमाउंट पे कर देंगे। तो वो जब हम एक्सेप्टेंस मतलब वो सामने वाला ड्रॉअर होगा एंड वी आर ड्रॉइंग, तो यहाँ पर जो भी पर्सन हमसे एक्सेप्टेंस देगा उतने टाइम तक या एक स्पेसिफाइड पीरियड तक हमें उनको पेमेंट करना होता है। तो ये भी हमारे विद इन एन अकाउंटिंग ईयर होता है। तो इस वजह से ये हमारा सेम जैसा कि क्रेडिटर हमारी करंट लाइबिलिटीज थी वैसे ही हमारा बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो बिल्स पेबल आर दोज इंस्ट्रूमेंट on which we have to pay the amount on specified period drawn by the seller to us। तो ये हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हमें एक स्पेसिफाइड पीरियड पर हमें पे करना होता है और ये सेलर के थ्रू ड्रॉ किया जाता है, वो भी हम पर। तो ये था हमारा ट्रेड पेबल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म। तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है प्रोपराइटर। जनरली हम प्रोपराइटर को हम एज एन ओनर ट्रीट करते हैं जो बिजनेस को चलाता है, बट प्रोपराइटर जनरली वो पर्सन होता है जो किसी बिजनेस एंटिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे पर्सन को हम प्रोपराइटर बोलते हैं। तो प्रोपराइटर इज अ पर्सन who makes investment in the
business एंड सेम ये पर्सन मैनेज भी करता है उस बिजनेस को, मैनेजेस इट एंड इज रिस्पॉन्सिबल of all risk connected with the business। तो प्रोप्राइटर हमारा वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, सेम वो बिजनेस को मैनेज भी करता है और जितने भी बिजनेस से रिलेटेड हमारे रिस्क होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही पर्सन होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इसी पर्सन को जाएगा, सेम अगर लॉस होगा तो ये पर्सन उसको बेयर करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, दैट इज एंटिटी। तो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एंटिटी। इट मीन्स एग्जिस्टेंस, जिसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें या हिंदी में बोले तो अस्तित्व। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो इसका भी एग्जिस्टेंस अलग हो गया। एंड बिजनेस में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस अलग होगा तब। तो यहाँ पर एंटिटी हम बिजनेस को भी कंसिडर करेंगे कि उसकी भी कोई एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस को, आपने सुना होगा जैसे कि कंपनीज होती है तो उसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, तो सेम बिजनेस को भी हम एक एग्जिस्टेंस देंगे। अगर कोई पर्सन उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहा है तो बिजनेस कहीं ना कहीं एज अ पर्सन उनको ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रोपराइटर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होगी। इट मीन्स कि बिजनेस उनको वापस से वो रिटर्न करेगा। तो एंटिटी एक्चुअली अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा एक इकोनॉमिक यूनिट होता है जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इंगेज होगा। इट मीन्स एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट engaged in performing economic activities। तो अगर कोई भी बिजनेस है तो उसमें परचेज, सेल्स या किसी भी टाइप का एक्सचेंज हो रहा होगा विच इज मनी रिलेटेड। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारी मनी रिलेटेड एक्टिविटीज होती है जिससे हम कोई भी मनी अर्न करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसा कि बिजनेस में जनरली यही होता है कि हम एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज एंड सेल्स कर रहे होंगे, तो हमारी जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक यूनिट हुई जो उस एक्टिविटी, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस हमारी एंटिटी हुई, तो यहां पर हम बिजनेस को एज एन एंटिटी ट्रीट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, एंट्री। एंट्री जनरली जितने भी ट्रांजैक्शन है जब हम उनको रिकॉर्ड करने लगते हैं तो वो जो प्रोसीजर होता है दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो जब भी हम इस किसी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो जब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो हमारा एक किसी फॉर्मेशन में आएगा। जब वो एक किसी फॉर्मेशन में आएगा तो उसको हम एंट्री बोलेंगे। इट मीन्स एंट्री इज द recording of financial transaction
books of accounts. तो यहाँ पर एंट्री हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो भी किसमें, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म. Now come to the next accounting term, livestock. लाइवस्टॉक जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, लाइव इट मीन्स कि जीवित. तो यहाँ पर जीवित तो हम किसी पर्सन से रिलेटेड हम नहीं कहेंगे. यहाँ पर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एनिमल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हमारे हॉर्स, ऑक्स, कैमल, जिनका हम यूज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड गुड्स, जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हम करते हैं. तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स जो होते हैं वो किसी बिजनेस के लिए फिक्स एसेट का काम करते हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलते हैं. तो ऐसे टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम लाइव स्टॉक्स बोलते हैं. तो यहां पर हमारा लिविंग एनिमल्स are termed as livestock in business transaction and it is considered as fixed asset in the business. तो लाइव स्टॉक हमारे लिविंग एनिमल्स के लिए होता है, जिसे हम लाइव स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं इन बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसे हम फिक्स एसेट कंसिडर करेंगे. जब भी हम बिजनेस में इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम फिक्स एसेट की तरह ही हम इसको कंसिडर करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, बैड डेट्स. बैड डेट्स को हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ. मान लीजिए सपोज एक पर्सन है जिसको हमने गुड्स क्रेडिट पर सेल किया था 5,000 का, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए जिनकी वजह से वो हमें पेमेंट नहीं कर पाएगा इन फ्यूचर. तो जो भी चीजें हमें नहीं मिल पाती है इन फ्यूचर, और क्योंकि हमने उस पर इन्वेस्टमेंट किया होता है, मतलब हमने उसका सेल किया होता है, तो जब भी हमें उसकी पेमेंट रिसीव नहीं होगी तो ऐसे अमाउंट को हम कंसिडर करेंगे बैड डेट्स की तरह. और ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको क्रेडिट पर सेल किया था. इट मीन्स कि हमारे साइड से गुड्स तो गया बट उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पर वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है. एंड ये जो लॉस होंगे उनको हम बैड डेट्स की तरह ट्रीट करेंगे. तो बैड डेट्स इज द अमाउंट that has become a recoverable from the debtor. तो डेटर्स अभी जस्ट मैंने बताया वो पर्सन होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर सेल किया होता है, और जब यही डेटर्स हमें वो अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं, या मान लीजिए कि हम उनसे रिकवर नहीं कर पाते हैं वो अमाउंट, तो ऐसे टाइप के अमाउंट हमारे कंसिडर किए जाते हैं बैड डेट्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट एक पोजीशन होती है पर्सन की, या कह सकते हैं वो सिचुएशन होती है जहां पर वो पर्सन अपने डेट्स पे कर सकता है या अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है. तो सॉल्वेंट इज
the situation in which a firm or person is able to pay his debts. एंड सेम हमारा जो लास्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है सॉल्वेंट का. तो ये हमारी वो सिचुएशन होती है जहां पर कोई पर्सन या फर्म अपने डेट्स या लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता. जैसे कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहां पर वो अपनी लाइबिलिटीज या कह सकते हैं कि वो लॉस में है. और अगर मान लीजिए कि उनका बिजनेस लॉस में है तो वो, क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं, तो इट मीन्स कि वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जहां पर वो अपने डेट्स भी पे नहीं कर पाते. तो ऐसे सिचुएशन को हम इंसॉल्वेंट पोजीशन या सिचुएशन बोलते हैं. तो इंसॉल्वेंट इज द सिचुएशन इन विच अ फर्म or a person is not able to pay his debts. तो इसी के साथ हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म होता है. और अगर हमारा कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रह जाता है तो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम उसको कंसिडर करेंगे, या जब भी हमारे पास कोई भी न्यू टर्म्स आते जाएंगे तो हम उसको उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे. तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म होती है. आई होप कि आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आया हो. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.